वेलकम बैक। सेठी साहब, एक जो हम मजीद डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार के हवाले से भी बातें हो रही हैं। एक बात कि ये जो परसेप्शन अब डेवलप हो रहा है इस डिसीजन के बाद, इस फैसले के बाद, कि इससे बहुत से पंडोरास बॉक्स जो हैं वो खुल गए हैं और आगे आने वाले दिनों में खुलेंगे, फिर ये बात ठीक है? मतलब आपका कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकलेंगी कि शायद वो काबू ना पा सके हम लोग और एक नए मसले बनने शुरू हो जाएं। ये एक टर्मोइल की पंडोरास बॉक्स का तो यही मतलब है ना जी, पता नहीं क्या क्या बक्से में से क्या क्या निकल आएगा और आप पकड़ भी सकेंगे उसको। कुछ चीज़ें तो हमने पॉइंट आउट भी कर दी। अब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये लिस्टें विस्टें मंगवा ली 1971 से। अब उस लिस्टों के अंदर बैंक राइट ऑफ लोन्स हैं, राइट ऑफ्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, सियासी मैटर्स भी हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये लिस्टें जो हैं, जब आप इसको छांटी करेंगे तो शायद हज़ारों की लोगों की तादाद निकले, इसमें केसेस निकलेंगे। तो क्या ये 17 जज अब अगले 10 साल ये लिस्टें लेके बैठे रहेंगे और एक एक केस को पूछेंगे और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और बैंकों के डायरेक्टर्स को बुलाएंगे और कुछ लोग तो मर खप गए, कोई नए लोगों को बुलाएंगे और पुरानी फाइलें निकालेंगे कि ये 2 करोड़ रुपया क्यों राइट ऑफ हुआ था, किसकी हुकूमत थी, कोई इसमें सियासी नाजायजगी हुई थी या नहीं थी। बहुत ही मुश्किल किस्म के सवाल खड़े हो जाएंगे जो कि आधे कानूनी होंगे, कुछ सियासी होंगे और मगर ज़्यादातर फाइनेंशियल होंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इतनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ है? क्या वो इकोनॉमिस्ट्स हैं? क्या वो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं कि उन्हें पता लगेगा कि क्यों बैंकों ने ये राइट ऑफ किया, क्यों नहीं किया? तो इसको सिफ्टिंग थ्रू करना कि इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, ये तो सदियां लग जाएंगी। तो इनको निकालने का मकसद क्या है? धमकी देना या मोटे मोटे कुछ केसेस लेके चलना? अगर आप मोटे मोटे केसेस लेके चलेंगे तो लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं, इनको क्यों किया आपने? तो ये खरीदना आपने, तो कहाँ तक जाएंगे आप? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। अब एक बयान आया है अखबारों में, हमने पढ़ा है, पता नहीं सही है या गलत है, कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हमें फिक्र नहीं है इस बात का, लोग जो मर्जी कहते रहें कि हम तो देखें, इल्जाम लेने के लिए तैयार हैं। हाँ कि जी हम अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं, मगर हम तो मुल्क की बका के लिए हम ये करेंगे। फिर उसके साथ साथ अब यस्टरडे कल ही एक कोर्ट में एक हियरिंग थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे और जजमेंट थी, और वो एक बेल एप्लीकेशन थी, एक जारको केस, एक साहब जिन्होंने बहुत से 2-3 अरब रुपया लोगों का लेके, ज़्यादा 14-15 अरब रुपया लोगों का लेके भाग गए। उन्होंने कोई फाइनेंशियल कंपनी बनाई थी, वो कोलैप्स कर गई, तो लोग पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे वापस नहीं दे पा रहे हैं, नैब ने उनको पकड़ा हुआ है। उनकी जब पहले बेल एप्लीकेशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अरे भाई, हमें ये पता चला है कि ये तो पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप इनको क्यों नहीं कहते कि पैसे दें और इनको छोड़े, खत्म करें बात को, अगर वो सेटलमेंट करें। तो लगता है ऐसे था उस दिन की बातें सुनकर के शायद सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट के मूड में है और ये कह देगा कि बेल दे दें और ये अगर एश्योरेंस दे दें कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो एसएम जफर साहब मेरा गालबन उनका केस कर रहे हैं। तो अब आज जो अखबारों में हमने खबर पढ़ी उसमें तो यही लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी और एक जज का ऐसा कॉमेंट भी आया है, एक ऑनरेबल जज का, वहाँ जो बैठे हुए थे उस बेंच पे, मेरा ख्याल 3 मेंबर बेंच है, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने दायरे के अंदर ही रहना चाहते हैं, हम इतने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ अभी नहीं जाना चाहते, हमें पता है कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। जिसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा हाँ हमें एहसास है अपनी लिमिटेशंस का, तो अपनी हदूद का एहसास, हमें एहसास है इस बात का। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले शायद थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब थोड़े शायद मोहतात हो गए, थोड़े बैलेंस कर रहे हैं, पता नहीं, मगर लगता बातों से ऐसे है कि एहसास है कि दायरे होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन होती है, ये ना हो कि इतने आगे बढ़ जाएं कि एक क्लैश आ जाए स्टेट में। और पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हम डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये कश्मकश चल रही है, बहस हो रही है, नुक्ते निकल रहे हैं, और जज हजरात भी इंसान हैं, उन्हें भी एहसास है कि किस तरीके की जजमेंट्स आनी चाहिए जाके हर जगह पे वो कबूल हों और अच्छी फीडबैक। साहब, इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो है, वो ये देखें जिस तरह रहमान मलिक साहब कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वो जो कंटेम्प्ट नोटिस था उनको, उसका उन्होंने जवाब तो अभी तक दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिटर्न अपना जो जवाब है, आंसर है, वो फाइल करें। और दूसरी बात ये कि इससे जो टेम्परेचर एकदम राइज हुआ था वो नीचे जा रहा है, क्योंकि रिलीफ मिल रही है। जैसे लाहौर आए जब रहमान मलिक साहब
साहब हाई कोर्ट के अंदर, तो उनको रिलीफ दिया गया, उनकी सजाएं सस्पेंड की गई। अब 24 जनवरी को नेक्स्ट उनकी हेयरिंग है, तो रिलीफ किसी हद तक दिया जा रहा है। बिल्कुल ही वो जैसे शायद खतरा था उस वक्त कि जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, वन साइडेड हो नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कैसे वन साइडेड हो सकता है। देखिए उसकी तो जजमेंट देनी है ना, तो अगर ऐसे लगा आवाम को ये वन साइडेड हो गया तो जजमेंट की वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये सबको पता होता है इस बात का, और ऑनरेबल जजेस को एहसास होता है इस बात का कि जजमेंट वो होनी चाहिए जो लोगों के दिलों पे भी लगे मगर कानून के दायरे के अंदर भी रहे। ये नहीं कि जज जो है वो अब पॉपुलिज्म की तरफ कि जो आवाम कहती है या जो मीडिया कहता है उसी किस्म की जजमेंट्स देनी शुरू कर दें और कानून की भला वो उड़ा दें कानून को। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ डिबेट जो चल रही है ये अच्छी बात है, अगर ये डिबेट भी जो है अपने दायरे में रहे, कोई तौहीन किसी किस्म की ना हो और नुक्ताचीनी हो, मगर एक दायरे के अंदर। सुप्रीम कोर्ट दायरे में रहे, हम दायरे में रहे, पार्लियामेंट दायरे में रहे। अगर हम कोई भी हम में से बाहर निकल गया तो मसला बन जाएगा। सेठी साहब, हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे आखिरी ये जो सवाल करना चाहूंगा कि जो लोग इस वक्त खासतौर पे सियासी जो रहनुमा हैं, जो पीपल्स पार्टी के खासतौर पे जो इस फैसले के खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं, रैलीज निकाली जा रही हैं, जिनको आपने खबरदार भी किया है कंटेम्प्ट के हवाले से, वो क्या किस चीज़ को एजिटेट कर रहे हैं? क्या वो अपने सियासी मुखालफिन को एजिटेट कर रहे हैं? इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जिन जिन क्लॉजेस को, जिन जिन आर्टिकल्स को रेफर किया गया है, उनके नज़दीक के अननेसेसरीली उसको एजिटेट कर रहे हैं? उनको तकलीफ क्या है? देखिए ये तो कल बैठ के बात करेंगे ये पूरा के सियासी ये क्या स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है, क्योंकि ज़ाहिर है एक स्ट्रैटेजी इख्तियार हो गई है। तो ये जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं ये उसका हवाला है कि वो स्ट्रैटेजी के तहत अब ये बयानबाजी शुरू हो गई है। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ बातें कही हैं, प्रेसिडेंट साहब भी। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे, मगर इसमें बात बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और उनके सपोर्टर्स को ये खदशा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जरदारी साहब की छुट्टी कराने जा रहा है, और ये एनआरओ को ख़त्म करना और उसके बाद जिस आर्टिकल्स का हमने जिक्र किया उसका सहारा लेके शायद आगे पिटिशंस आने वाली हैं या आ गई हैं या आ रही हैं, और वो पीपल्स पार्टी के सरबराह को फारग करने वाले, इसलिए वो ये बयानबाजी शुरू हो गई है। आपने देखा था जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में तलब किया था कंटेम्प्ट के ऊपर, तो नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे अदालत। इंस्टेड क्या हुआ था कि वो मुस्लिम लीग ने स्टॉर्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट और उसको फिजिकल प्रेशर के अंदर ले आए थे। तो यहाँ वो सूरत हाल तो नहीं आई, मगर ये जो बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं ये एक सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हमने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि इसको ज़रा ख्याल रखें। अगर अभी कोई एविडेंस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक सोची समझी कंस्पिरेसी के तहत जरदारी साहब की छुट्टी कराने जा रहा है, तो हमें कहना भी नहीं चाहिए। मगर अगर बातें ये हो रही हैं तो ये बातें रुकनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। और जाहिर है कि अगर हम खुदा ना ख्वास्ता इस तरफ जाते हैं तो फिर तो वो सियासी पार्टी है, वो जो नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया था उस किस्म की क्लैश आ सकती है। तो हमें चाहिए कि वो क्लैश रोकनी चाहिए, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया और हमारी अपोजिशन भी, नवाज शरीफ साहब इंक्लूडेड, ये नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की क्लैश आए, ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। शेठी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमने जो फोकस करने की कोशिश की वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है, अभी डिटेल जजमेंट आनी है, उसके अंदर जिन जिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रेफर किया गया है, जिनके हवाले से बात की जा रही है, मुख्तलिफ इदारे लिखे जा रहे हैं कि 4, 8 और 25 के तहत ये फैसला आ सकता था। उसमें आर्टिकल 62, 63, आर्टिकल 89 और 175 का हवाला क्यों दिया गया, उसके हवाले से जो बात कही गई है उसके ऊपर भी हमने एक डिस्कशन की है। एक दफ़ा फिर मैं तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये बात कहना चाहूँगा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है आर्टिकल 63G के तहत, अगर वो कोई ऐसे बयानात देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जजेस के खिलाफ।